हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आज से क्लास 12th की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट। पहली जो भाग थी आपने मेरे साथ पढ़ा है ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरा पार्ट जो है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। तो इस वाले जो बुक में पढ़ना है आपको बेसिकली भारत की ज्योग्राफी और भारत की इकोनॉमी, इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है दोनों एग्जाम के लिए, चाहे प्री के स्तर का एग्जाम हो या मेंस के स्तर के एग्जाम हो। तो मैं क्या बता रहा हूँ, 12th NCERT ज्योग्राफी, ये दो पार्ट में है। एक को आप बोल सकते हो ह्यूमन ज्योग्राफी, जो आप पढ़ चुके हो, ये 30 वीडियो में पूरा मैं कवर करा चुका हूँ पहले ही। अब आज जो पढ़ोगे वो भारत के लोग एंड अर्थ व्यवस्था, ठीक है। आज मैं इसकी शुरुआत करने वाला हूँ। तो इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले अगर भारत की भूगोल समझना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप भारत को पहले समझिए। और भारत को समझने के लिए वर्तमान समय में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये अपना प्यारा भारत। लेकिन भारत का एक चीज़ आप अभी देखेंगे कि टोटल इस भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। इसमें कुछ जो चेंजेज आए हुए हैं वो आपको एक नज़र में डाल दूं। 29 स्टेट होते थे और 7 यूनियन टेरिटरी, जो आपको पता होगा, बहुत लोग को पता होगा ये बात, फिर भी मैं बताता चलूं। अब ये 28 हो गया और ये 8 हो गया। कैसे, क्या चेंजेज हुआ? अगर ये 28 स्टेट हो गया तो एक हटा कौन, आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर। पहले एक राज्य होता था, अब ये एक यूनियन टेरिटरी में बदल गया। तो एक हो गया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा हो गया आपका लद्दाख। तो इन दोनों के बनने के कारण 7 और 2 होना चाहिए था 9, किंतु फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये 8 है, क्योंकि मेरे दोस्त ये दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज करा दिया गया। ऐसे में अगर भारत पर नज़र डाला जाए तो आपको नज़र आएगा कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। दूसरी जो बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि 28 स्टेट हैं वो कहाँ कहाँ हैं, और 8 अगर यूनियन टेरिटरी है तो वो कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले देखिए, अब ये जो आपका जम्मू कश्मीर का पार्ट होता था, मैं आपको एक बात बता दूं, ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये कहलाएगा जम्मू कश्मीर का भाग और इधर कहलाएगा ये लद्दाख और ये जम्मू, ठीक है। इसको आप समझिए। तो अगर आपसे स्टेट पूछे तो सबसे पहला स्टेट आप क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश। आपको पूरा एक तरह से या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या किसी भी तरीके से पूरे 28 राज्य आपको दिमाग में रखना चाहिए। ऐसा क्यों, क्या ज़रूरत पड़ने वाली इसकी? क्योंकि अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैं आपको बाकायदा मैप के अनुसार पढ़ाऊंगा और ये बिल्कुल अद्वितीय तरीका होगा, ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। और मैं खुद इनोवेट करता हूँ तरीका कि कैसे आपको बताया जाए जो आपके दिमाग तक रह जाए, ठीक। तो आप एक बात समझिए, सबसे पहले 28 राज्य एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टोटल मैं कह रहा हूँ 28 राज्य कहाँ कहाँ है। देखिए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से आइएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर आइएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर आइए इधर बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। इस साइड अगर आइएगा तो मिलेगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, नीचे मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। मिजोरम के बाद त्रिपुरा, थोड़ा ऊपर मेघालय, मेघालय के बाद ये पार्ट पूरा मिलेगा आपको असम। तो इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल कितने मिले? 28 राज्य होंगे। काउंट कर लीजिएगा आप। तो देखिए, 8 अगर यूनियन टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ है। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको चंडीगढ़, ठीक है। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़ और एक यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक। चौथा देखेंगे तो ये मिलेगा आपको दिल्ली। पांचवा अगर देखेंगे तो दमन और दीव और दादरा नगर हवेली। छठा देखेंगे तो लक्षद्वीप मिलेगा और सातवां इस साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आठवां आपका पुडुचेरी होगा, ठीक। तो इस तरह से 8 हैं। तो टोटल कितना? 28 और 8 दोनों आपको बता दिया। मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा एज इट इज मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं इसका इस्तेमाल टोटल 12 चैप्टर है इस बुक में, 12 के 12 चैप्टर में लूंगा और ना जाने एक चैप्टर में शायद 1 से 2 बार मैप कराऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए। बिना विलंब किए फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं। पहली जनसंख्या जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना क्या है मैं आपको एक बार बता दूं।
पहले आप देखेंगे जनसंख्या भारत में किस तरह से व्यवस्थित है, किस तरह से अरेंज है, जनसंख्या को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, क्या जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में एक समान है, और अगर असमान है तो ऐसा क्यों है। ठीक, ग्रोथ रेट पढ़ना है इसी चैप्टर में, साथ साथ कंपोजिशन पढ़ना है जनसंख्या का। अगर इतने सारे जवाब आपको मिल जाएगा तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आपके सामने क्या है। पहला टॉपिक क्या है आपके सामने, जनसंख्या, यही नाम है ना चैप्टर का, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और इसका संगठन। वितरण बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन, घनत्व डेंसिटी, वृद्धि ग्रोथ और संगठन कंपोजिशन कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि विश्व स्तर पे अगर आप जनसंख्या की बात करोगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना का है, चाइना के बाद भारत का स्थान आता है। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत होगी कि विश्व स्तर पे दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, भारत का है, और पहला किसका है, चाइना का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अगर जनसंख्या देखेंगे तो 121 करोड़ है, वहीं चाइना की जनसंख्या महज 134 करोड़ है। ठीक है, दूसरी बात, अगर वर्तमान समय में देखेंगे 18-19 का डेटा के अनुसार कहूँ तो भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। एक और बात बताता हूँ, भारत की जनसंख्या अत्यधिक है, नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये 3 महाद्वीप को ऐड करोगे इनकी जनसंख्या को, उससे भी ज़्यादा अकेले भारत की जनसंख्या है। इसका मतलब भारत की जनसंख्या कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि अत्यधिक जनसंख्या से परेशानी भी अधिक होती है। क्यों परेशानी होती है, क्योंकि संसाधनों रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, साथ साथ आपको सामाजिक समस्याएं देखने को मिलेगी और आर्थिक समस्याएं भी अत्यधिक मिलेगी। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी माना जाता है कि उतना ही उस देश का, उस राष्ट्र का ग्रोथ कम होता है। इसी वजह से जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। एक बात यहाँ समझिए, भारत की जनगणना इसी से पता चलता है कि भारत में जनसंख्या कितना है। तो भारत की जनगणना बोला जाता है कि प्रति 10 वर्ष पे होता है, ये कई बार क्वेश्चन का हिस्सा हुआ है। ठीक, दूसरी बात बोला जाता है कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुआ था, और कराने वाले हैं लॉर्ड मेयो। मैं कितना इंपॉर्टेंट है कैसे बताऊं, आप देखिए प्रीवियस ईयर बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, कई बार ये पूछ लेगा किसने किया था, कई बार ये ईयर पूछता है। अगली बात, पहली बार संपूर्ण बोल रहा है, संपूर्ण जनगणना कब हुआ था, इसका मतलब सही तरीके से और टोटल जनगणना कब हुआ था, 1881 में। कौन कराया था, लॉर्ड रिपन। इसी समय से प्रति 10 वर्ष पर जनसंख्या जनगणना हो रहा है। ठीक है, अगली बात देखिए, 2001 में अगर आप देखेंगे तो 107.5 करोड़ थी जनसंख्या, 2011 में अगर देखेंगे तो 121 करोड़ थी, और 2021 का डेटा अभी आना बाकी है। क्लियर। नेक्स्ट बात देखिए, जनसंख्या का वितरण, ये हमेशा आपको हर जगह कैसा मिलेगा, असमान वितरण मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है, यही आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इसी का जवाब देना होगा। जनसंख्या वितरण के बारे में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप कहीं भी देखना, चाहे आप अपने गांव के स्तर पे देख लीजिए, या फिर आप अपने जिला के स्तर पे देखिए, या अपने राज्य के स्तर पे देखिए, या देश के स्तर पे देखिए, या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखिए, हर जगह जनसंख्या का वितरण असमान नजर आएगा। क्यों ऐसा होता है, इसका अनेक रीजन होते हैं, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला देखिए भूमि का विन्यास, दूसरा जल की उपलब्धता, तीसरा जलवायु, चौथा परिवहन जाल, पांचवा औद्योगिकरण। तो मैं आपको एक एक चीज़ करके बताता हूँ। सबसे पहला देखिए भूमि विन्यास। तो पहले देखिए, हो सकता है वो माउंटेन एरिया हो, अर्थात पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है पठारी क्षेत्र हो सकता है मैदानी क्षेत्र हो। दोस्त, मैदानी क्षेत्र में क्या होगा कि पॉपुलेशन अत्यधिक होता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, ये 3 तरह के होते हैं। तो जाहिर सी बात है पर्वतीय क्षेत्र की तरफ अगर आप झांकेंगे तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम मिलेगा और जनसंख्या का वितरण भी कम मिलेगा। इसके लिए 2-3 कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में आपको नदी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, वहाँ पे कृषि योग्य भूमि नहीं मिलेगी। तीसरी बात, वहाँ पे इकोनॉमी के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है लोग कम रहना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या घनत्व क्या होगा, कम मिलेगा, या जनसंख्या का वितरण जब देखेंगे तो वहाँ पे विरल होगा। वहीं अगर आप मैदानी क्षेत्रों की तरफ देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि भी होगा, नदियाँ भी होंगी, साथ साथ संसाधन बहुत सारे होंगे। तो ऐसे में लोग मैदानी क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं पर्वतीय और पठारी के बनिस्बत। तो इसी वजह से प्लेन एरिया में, मैदानी क्षेत्रों में पॉपुलेशन अत्यधिक होगा। कुछ एग्जाम्पल देखिए, यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब में अगर देखेंगे तो सब में क्या होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगा।
वहीं अगर पर्वतीय क्षेत्र में आप देखेंगे तो पॉपुलेशन क्या होगा, जनसंख्या क्या होगा, कम होगा। जैसे मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की, और भी ले लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, इन सब में भी क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगा। ठीक है। दूसरी बात, जल की उपलब्धता। देखिए जल की उपलब्धता भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, क्योंकि आपको बताता चला था मैं इतिहास पढ़ते हुए कि कभी भी कोई भी सभ्यता का विकास हुआ है तो किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। जैसे अगर आप देखेंगे दजला और फरात नदी के पास मेसोपोटामिया की सभ्यता देखने को मिला, हमारे यहाँ हड़प्पा के पास देखेंगे रावी नदी था, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास था। तो कहीं ना कहीं एक नदी थी जहाँ पे एक सभ्यता का विकास हो रहा था। सेम चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि जल की उपलब्धता जनसंख्या के वितरण को क्यों प्रभावित करेगा, क्योंकि जल के कारण यहाँ पे कृषि सिंचाई हो जाएगी, साथ साथ यहाँ पे परिवहन के साधन के तौर पे भी काम आता है। तो जल की उपलब्धता जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। दूसरी बात देखेंगे जलवायु, और जलवायु में देखेंगे दो चीज़ होता है, एक को बोलते हैं वर्षा और दूसरे को बोलते हैं तापमान। ठीक मेरे दोस्त, राजस्थान का क्षेत्र भारत में और लेह लद्दाख का क्षेत्र भारत में, मैं आपको बताता चलूँ, राजस्थान के क्षेत्र में देखेंगे तो इसे यहाँ पे एक थार मरुस्थल है। क्या है? थार मरुस्थल है। और अगर लेह में देखेंगे तो यहाँ पे मरुस्थल है, लेकिन कैसी? ठंडी मरुस्थल है। ठीक है। और ये भारत का कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। इसका मतलब ये जलवायु के कारण भारत में अगर मरुस्थल है, ठंडी हो या गर्म, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो क्या होगा? कम होगा। समझ पा रहे हैं? तो अलग अलग फैक्टर्स जनसंख्या के वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। अगली चीज देखिए परिवहन जाल। परिवहन जाल का मतलब क्या होगा? चाहे वो स्थल मार्ग की बात करें, जल मार्ग की बात करें, वायु मार्ग की बात करें, अगर तीनों का विकास अत्यधिक हुआ है तो वहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक होगा। स्थल मार्ग में आप देखेंगे तो जनरली आपको मिलेगा रोड और दूसरा रेलवे का विकास। जल मार्ग में आप देखते होंगे नेशनल वाटरवेज, और वायु मार्ग में देखेंगे एयरलाइंस वगैरह जो भी होता है उसका। आप समझिए अगली बात बोलता है आपके सामने औद्योगिकीकरण। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी एरिया में होगा तो उस क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण ज़्यादा होगा, क्योंकि उद्योगों की अवस्थिति जनसंख्या को आकर्षित करती है। इसका मतलब ठीक ठाक आप्रवास होता नजर आएगा औद्योगिक क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पे रोजगार ज़्यादा मिलता है। क्यों रोजगार मिलता है ज़्यादा? आप समझिए मेरे साथ। मैं बोला कि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा इस क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे रोजगार ज़्यादा होगा। और रोजगार क्यों ज़्यादा होगा? समझिए, यहाँ पे उद्योग ज़्यादा है। दूसरी बात, यहाँ पे नगरीय सुविधाएँ अत्यधिक होती है, शिक्षण संस्थान ज़्यादा होता है, और स्वास्थ्य की सुविधाएँ ज़्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पे आप्रवास ज़्यादा होता है। ये बात लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या होने का कारण मतलब है, एक है प्रवास और दूसरा है सुख सुविधाएं। तो आप्रवास, क्या मतलब हुआ आप्रवास का? देखिए अब देखिए, जो इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताया हूँ उन्हें मैं क्या करूँगा, एक मैप में आपको समराइज कराऊंगा। ठीक। तो सबसे पहले ये अपना प्यारा भारत। भारत में अगर देखेंगे तो ये क्षेत्र आपको क्या नजर आएगा? पर्वतीय क्षेत्र नजर आएगा। क्लियर है पूरा का पूरा? ठीक। कुछ इस क्षेत्र में भी आपको पर्वत देखने को मिलेगा, ये ईस्टर्न घाट, और इधर वेस्टर्न घाट में भी मिलेगा। इसका मतलब इन क्षेत्रों में अगर देखेंगे जनसंख्या कम मिलेगा। और एक बात कहीं भी आपको बता रहा था अभी, इधर लेह लद्दाख का क्षेत्र देखेंगे, और दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे ये राजस्थान का क्षेत्र में, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो जनसंख्या क्या होगा? कम होगा। लेह लद्दाख भी मरुस्थलीय, ठंडी मरुस्थल है, जनसंख्या कम होगा। इधर पर्वतीय क्षेत्र है, जनसंख्या कम होगा। इधर पर्वतीय क्षेत्र है तो जनसंख्या कम होगा। किंतु मेरे दोस्त, ये ग्रीन एरिया बताने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है? ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब नदी नाला ये सारी चीज़ें आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा ये। तो अगर ये मैदानी क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जनसंख्या क्या मिलेगा आपको? ज़्यादा मिलेगा। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? अगली बात आपको बताया उद्योग। जहाँ पे खनिज संसाधन ज़्यादा होगा, इंडस्ट्री वहीं ज़्यादा लगेगा। तो जनरली आप देखेंगे कि वो क्षेत्र होगा झारखंड का, लेकिन पूरे झारखंड का विकास नहीं हुआ। पूरे उड़ीसा में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक नहीं है। लेकिन अगर इस उद्योग की बात करूं, नगरीय इम्पैक्ट से, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, इन नगरों का मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे देखने को भी जनसंख्या ज़्यादा नजर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको याद रखना चाहिए इसका डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन से कई बार क्वेश्चन आते हैं। क्या बोलेंगे? प्रति इकाई क्षेत्र में या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरी तरह से भी आप इसको बता सकते हैं सीधा सीधा कि कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल। मतलब कि कुल क्षेत्रफल में कितने टोटल जनसंख्या है, उसी की अनुपात को जनसंख्या घनत्व कह सकते हैं।
तो बात आती है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की स्थिति क्या है। तो देखिए भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है वर्तमान में, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसीलिए किलोमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना, 2011 जनगणना के अनुसार अगर नज़र डालेंगे तो आपके लिए जनसंख्या घनत्व 382 देखने को मिलेगा। ये डेटा बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में ये स्टोर हो जाए। अगली बात देखिए, बोला जाता है कि 1951 में भारत में अगर जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो मात्र 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता था, किंतु यही चीज 2011 में देखने को मिलता है 382। इसका मतलब मेरे दोस्त 1951 और 2011 में अगर डिफरेंस देखेंगे तो 60 ईयर में इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। इसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है भारत में जनसंख्या का। ऐसे में भारत सरकार को इस पे ब्रेक लगाना चाहिए, कुछ नियमावली बनानी चाहिए, इसीलिए थोड़ा शॉकिंग नज़र आ रहा हूँ। अगली बात मैं आपको बताता हूँ जनसंख्या घनत्व के बारे में कि जनसंख्या घनत्व क्या भारत में हर जगह समान होगा, या किसी भी दुनिया में चले जाइए, किसी भी विश्व के किसी देश में चले जाइए, हर जगह जनसंख्या का घनत्व असमान नजर आएगा। ठीक है, जैसा आपको बताया था वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हुए कि रसिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन वेस्टर्न में, ईस्टर्न में नहीं, रीजन उधर का साइबेरिया का क्षेत्र है। इसी तरह से हर जगह है। तो भारत की बात करूँ तो भारत में क्या बोलोगे, असमान है। आप रीजन पूछोगे कि ऐसा क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। एक देखिए उच्च घनत्व कहलाता है, दूसरा मध्यम कहलाता है और तीसरा निम्न घनत्व कहलाता है। ये भारत की जनसंख्या घनत्व को बताने के लिए 3 वर्गों में NCERT ने डिवाइड कर दिया। मैं उन्हीं तीनों चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले को मैं कह रहा हूं कि उच्च घनत्व कहाँ मिलेगा, प्लेन एरिया में मिलेगा। क्यों प्लेन एरिया में मिलेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में जनसंख्या ज़्यादा होता है। मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना बता रहा हूँ, 1106, 1106, और ये मैक्सिमम है। मेरे दोस्त बार बार एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो दिमाग में रहे मैक्सिमम कहाँ होता है, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा भारत में, तो आप बताएंगे बिहार। अगर बंगाल की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आता है 1028, केरला तीसरे नंबर पे आएगा, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आएगा, इसी तरह से तमिलनाडु अगले नंबर पर आएगा। ठीक, अगली बात आप देखिए, मध्यम जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलेगा, आसाम हो गया, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, इन सारे राज्यों में देखेंगे तो मध्यम जनसंख्या घनत्व मिलेगा। वहीं अगर निम्न घनत्व की बात करें तो माउंटेन क्षेत्रों में अर्थात पर्वतीय इलाकों में निम्न घनत्व मिलेगा। अब देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर तौर पे मैं उत्तरी पूर्वी राज्यों का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे एक राज्य यहाँ पे नहीं होएगा, उसका नाम है असम। तो असम लिख के मैं आपके सामने कट कर रहा हूँ, क्योंकि असम कहाँ था, मध्यम वाले में, तो निम्न वाले में ये नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। और कितना होता है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं आप बात। नेक्स्ट देखिए जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो पूछा जाता है कि मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। आंसर बिहार है 1106। अगर किस यूनियन टेरिटरी पूछे तो आप बताइएगा दिल्ली 11,320। अगली बात अगर पूछा कि मिनिमम कहाँ है, तो मिनिमम में स्टेट अगर बताइएगा तो अरुणाचल प्रदेश में 17, और अगर यूनियन टेरिटरी में पूछेगा तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार में 43। ये थ्रो आउट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट 1 है इस चैप्टर 1 का, तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आपको दे दिया जाएगा। इसी तरह से इसी क्रम में हम पढ़ते चले जाएंगे। देखिए इस चैप्टर का मतलब आपके सामने ज्योग्राफी का पहली बार शुरुआत किया हूँ इस बुक का, तो अगर आप लोग को कोई कमी नज़र आ रही होगी या कोई सजेशन देने का इच्छा हो रहा होगा तो तनिक देर मत कीजिएगा, जरूर जाइए और कमेंट्स कर दीजिए। और एक बात बताता चलूँ, जो लोग भी चैनल में नए हैं जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं। अगर आप चेक करेंगे तो मैं आपको गिना दूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी मिलेगा क्लास 12th का, जो इसका पार्ट 1 था पहले, मतलब इसका जो एक और बुक जो 12th का जो पार्ट 1 बुक पढ़ना था ह्यूमन ज्योग्राफी, वो मैं आपको पढ़ाया हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा। दूसरी बात पॉलिटी 11th क्लास की पूरी समाप्त किया हूँ, केमिस्ट्री समाप्त कर दिया हूँ, फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ा चुका हूँ 12th की। अब एक और नया जो चीज़ हम शुरुआत किए हैं वो है करंट अफेयर्स मई महीने से, और हर संडे को 2 वीडियो करंट अफेयर्स का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिया जाता है। कोई भी कमी नजर आए प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करें। धन्यवाद।